हेलो स्टूडेंट्स, कैसा रहा आपका पेपर? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पेपर का क्या कट ऑफ हो सकता है, इससे संबंधित क्लास भी मैं लूँगा। आप सब अपने जो नंबर हैं उन्हें भी शेयर कीजिएगा कि संभावित जो नंबर हो रहे हैं आपके वो इतने हो रहे हैं, ताकि उन सारी चीज़ों को देखकर हम जो है एक कट ऑफ रेंज आपके लिए तैयार कर सकें कि आखिर में क्या कट ऑफ इस बार हो सकता है। आज का जो पेपर था उस पेपर का थोड़ा एनालिसिस हम कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है वो सही हो सकते हैं इस पेपर में, है ना। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो डाउटफुल हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके आंसर क्या होंगे, वो सारा क्लास में देखते हैं। चलिए, तो पेपर का जो सेट सी है उस सेट सी को डिस्कस हम कर रहे हैं ना। मेरे पास ये जो पेपर ओपन है ये सेट सी है, बाकी आप अपने पेपर में क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है पेपर के सेट सी में वह है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है। देखो, यहाँ भंडार की बात की है ना। सबसे बड़ा भंडार कौन सा राज्य रखता है, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा उड़ीसा। जिन स्टूडेंट ने उड़ीसा लगाया है उनका यह जो उत्तर है सही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा। देखो, 2021-22 का पूछा है ना। 2021-22 में चावल का जो है सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य रहा, ये यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक 2021-22 में जो है वह है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर उत्तर सही होगा वह होगा पश्चिम बंगाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर यदि हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। कथन सही नहीं है मतलब आपको इन चारों में से गलत कथन चुनना था। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन थे कि एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है, एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है, एल नीनो घटना प्रति वर्ष घटित होती है, या ला नीना भारतीय मानसून को मजबूत करती है। तो देखो, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी एल नीनो के विषय में पढ़ा था उनको चारों ऑप्शन तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में जो तीसरा ऑप्शन है कि एल नीनो घटना प्रति वर्ष घटित होती है, जबकि जब भी एल नीनो पढ़ाया जाता है सबसे पहले बच्चों को यही बताते हैं कि भाई एल नीनो जो है ये हर साल नहीं, मतलब ये जो घटना है हर साल नहीं होती है, 10 वर्ष में 2 बार या 10 वर्ष में कभी कभी 3 बार ये इस घटना घटित होती है। मतलब बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा बता सकते हो कि ये जो है गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है ना। सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की, इन चारों में से वो आपको बताना है। तो देखो, हम जानते हैं कि नर्मदा भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है ना। देखो, और मध्य प्रदेश में ताप्ती नर्मदा से छोटी है, सोन भी छोटी है, और कावेरी जो है ये भी छोटी है, क्योंकि भारत की 5 नदियों में नर्मदा से पहले कावेरी नहीं आती। मतलब नर्मदा ही जो है वो भारत की इन चारों में से सबसे बड़ी नदी होगी। ठीक है, तो आसान था इसका भी उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह है, वर्ष 2021 में से 21 में कौन सा तूफान जो है, चक्रवात जो है भारत के पश्चिमी तट पर आया था। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह होगा तोकते, है ना। ये आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में। चलिए, नेक्स्ट है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा। तो यहाँ पर जो उत्तर है स्टूडेंट वह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर जमाइए। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है ना। जो बच्चे पर्वतों को अच्छे से पढ़कर गए होंगे उनको यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और आपको अवरोही क्रम में जमाना है, अवरोही मतलब घटते क्रम में, बड़ा छोटा छोटा इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा 4 2 1 3, 4 2 1 और 3। ठीक है, इस टाइप से आपको जो है सेट करना था
इन चारों के क्रमों को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वह होगा डी, यहाँ पर सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 7 क्वेश्चन हुए है ना, और इनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इसको साइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह है निम्न जो यहाँ पर युग्म है इनका मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए, है ना, मतलब कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो देखो आपको अगर ज्यादा कुछ भी नहीं पता हो तो आपको ये तो जरूर पता होगा कि ताप्ती जो है वो सतपुड़ा श्रेणी से निकलती, मतलब तीसरे का एक सही होगा। तो आप यहाँ ढूंढ लो कि भाई जो तीसरा है इसमें एक कौन किस किस का सही है, तो ये दोनों ऐसे थे जिनका पहला पहला सही था। ठीक है, अब आगे बढ़ो। साबरमती गुजरात की नदी है ना, मतलब गुजरात में होकर जाती है। ठीक है, कावेरी जो दक्षिण भारत में बहती है ना, तो इस टाइप से अगर आप इन दोनों को भी कंपैरिजन करते ना, मतलब आपको सिर्फ ताप्ती का पता है उसके आधार पर आप आसानी से उत्तर तक पहुंच जाते, भले आपको अन्य 3 नदियों का नहीं पता था, है ना। इतना जरूर पता है कि साबरमती जो है वो मेवाड़ से ही होकर निकलती है ना। मैंने अगर किसी ने पढ़ा हो, मैंने जब नदियां पढ़ाई थी तो उसमें साबरमती नदी का विषय में मैंने अच्छे से बताया भी था कि ये कहाँ से होकर निकलती है। ठीक है, तो साबरमती नदी जो है वो मेवाड़ पहाड़ियों से निकलती है, मतलब दूसरे का तीसरा सही होगा, दूसरे का तीसरा मतलब ये वाला जो है आपका सही होगा यहाँ पर। चलिए, तो 8 का जो आंसर सही होगा वह होगा सी। नो की यदि हम बात करें, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्यों से देश की कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है, कौन से दो राज्य। तो यहाँ पर आंसर जो सही होगा स्टूडेंट वह होगा पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, झारखंड और ओडिशा। आप सब जानते हैं छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा वाला जो एरिया है, झारखंड वाला जो एरिया है ना, ये बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है वैसे ही कोयला के निक्षेप में, है ना। तो झारखंड और ओडिशा ही इसमें सही होंगे, मतलब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो भी इसका आंसर सही कर सकते हैं। वर्ष 2021-22 में दालों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम रहा, तो भाई ये तो 3-4 साल पहले से ही हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं कि दलहन और तिलहन में मध्य प्रदेश प्रथम है ना। दलहन और तिलहन में मध्य प्रदेश प्रथम है, ये तो हर स्टूडेंट को पता होगा ही, और मैं मानता हूं कि आप सबने इसका आंसर जो है वो सही लगाया होगा, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। और क्वेश्चन जो था वो ये था कि वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया था। और ये सुधा मूर्ति, आप सभी ने इनके विषय में जरूर देखा होगा, जरूर सुना होगा, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे इनका संबंध है और बड़ा चर्चा में रहा था, रही थी ये शख्स जो है सुधा मूर्ति, है ना। तो बच्चों को यहाँ पर भी कोई दिक्कत आई नहीं होगी। मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो है प्राची यादव। और मुझे विश्वास है कि 100 में से जिन बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो 100 में से 100 ही लोगों ने इसका आंसर सही किया होगा, क्योंकि सबको पता है कि अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, यहाँ से तो पीएससी प्रश्न पूछता ही है ना, हर पेपर में आपको, मतलब हर साल पेपर में आपको प्रश्न मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता किसी से कोई गड़बड़ हुई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह मध्य प्रदेश में मिलेट, मिलेट मतलब मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है, यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, यह योजना 2023 से 24 और 25 से 26 तक की अवधि की है। तो क्या कौन कौन से ऑप्शन सही है, तो जिन बच्चों ने योजनाएं पढ़ी हैं वो आसानी से बता सकते हैं कि इसमें जो है तीनों इसके जो आंसर हैं वो सही है। ठीक है स्टूडेंट,
तो ये 13 क्वेश्चन हुए अब तक टोटल जो हमने डिस्कस किया है ना। आप बिल्कुल अपने क्वेश्चंस का मिलान करते रहिएगा, है ना। जो भी क्वेश्चंस हम देख रहे हैं ना, तो आप अपने पेपर में, है ना, इन क्वेश्चन से अपने आंसर का मिलान जो है वो करते रहिएगा, है ना, ताकि जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो ये पता करने में कि कितने नंबर हो रहे हैं आपके, है ना। और जो कट ऑफ हम आपको बताएंगे भी शाम को, है ना, या जो कट ऑफ आप तक पहुंचेगा, तो आप उस कट ऑफ को देखकर अपने आगे की मेंस के लिए क्या आपको अब स्ट्रेटजी रखनी है, मेंस की प्रिपरेशन कब से शुरू करें, कैसे करें, करें कि भी नहीं करें, वो सब एक आइडिया हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध है? तो ये ओम प्रकाश शर्मा जो है इसका आंसर सही है। बड़े विख्यात हैं ओम प्रकाश शर्मा जो है इस माच गायन में। ठीक है, तो ओम प्रकाश शर्मा जो है सही उत्तर है। सांख्यिकी में 2023 के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये इसका जो आंसर है स्टूडेंट वह है कल्याणपुड़ी राधा कृष्णन राव। ठीक है, जिन बच्चों ने ये ऑप्शन लगाया है सी, उनका आंसर सही है। वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो ये डी गुकेश जो है इसका आंसर जो है वो सही है, सी इसका सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, लम्हेटा किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? इसका आंसर जबलपुर सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता किसी का गलत हुआ होगा। श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, है ना। पेपर में हर जगह आपको ये देखने को मिला होगा, है ना। इसीलिए कहा जाता है पेपर पढ़ा करो, करंट से अपडेट रहा करो। देखो कितने सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन पेपर में है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित है? मुझे नहीं लगता किसी को इस क्वेश्चन में भी दिक्कत हुई होगी। उज्जैन इसका सही आंसर है। 20 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य जो 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला जो संपन्न हुई, उसमें कौन विजयी रहा? भारत तो कितने से विजयी रहा, मतलब भारत ने कितने जीते और इंग्लैंड ने कितने मैच जीते? तो आपको ज्ञात होगा बड़ी सुर्खियों में रही थी सीरीज, है ना। और भारत ने जो है सिर्फ एक मैच हारा था, 4 मैच जो है वो इंडिया जीती थी। मतलब भारत जो है 4-1 से इस श्रृंखला में विजयी रहा था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी होगा, है ना, जहां पर भारत जो है वो 4-1 से विजयी रहा था। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन हमारे 20 हो गए, है ना। आप बिल्कुल देखिएगा, और अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट हो, है ना, मैं जो आंसर बता रहा हूं, अगर आप में से किसी को मेरे बताए गए इन आंसर में कोई डाउट हो कि सर इसका जो आंसर आपने ये बताया ये नहीं होगा और इसका आंसर तो ये होना चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, है ना। आपका सुझाव और आपकी कमेंट जो है हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे, और अगर हमसे भी कोई गलती हुई होगी तो हम उस गलती को भी बिल्कुल सुधारेंगे, है ना। तो आपको बिल्कुल कमेंट करना है, बिल्कुल मैसेज करना है। अगर कहीं किसी क्वेश्चन के आंसर में अगर आपको गलती दिखती है ना, कि सर यहाँ पर इसका आंसर ये सही नहीं होना चाहिए, है ना, कोई और आंसर इसका सही होना चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, हम उसमें सुधार जरूर करेंगे। चलिए, बाकी हमने पूरी कोशिश की है हम आप तक सही चीजें ही पहुंचाएं। बाकी अगर कहीं कोई गड़बड़ हो तो आप मैसेज कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 21वां, मध्य प्रदेश में किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? देवास। जो बच्चे कभी भी मुझसे मध्य प्रदेश पढ़े होंगे, है ना, तो फसलें अगर पढ़े होंगे तो वहाँ सोयाबीन में स्पष्ट लिखवा रखा है, बोले आपके पास नोट्स हो तो आप उन नोट्स में भी देख सकते हो, है ना, कि देवास से ये खेती शुरू हुई थी। तो देवास इसका आंसर सही है। रॉक फास्फेट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो उर्वरक, है ना। बच्चा बच्चा बता देगा कि रॉक फास्फेट जो है उर्वरक में उपयोग होता है। सब चीजें हम क्लास में पढ़े हुए हैं, है ना। अभी तक जितनी भी चीजें हुई हैं उनमें से कुछ एक दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी लगभग सारी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं क्लास में पढ़े हैं। चलिए, 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? तो देखो ये बात तो सही है कि गेहूं का उत्पादन जो है पिछले 2-3 सालों में घटा है। बहुत सारे लोग प्रथम बता रहे हैं यहाँ पर, कुछ कुछ ने चतुर्थ भी बताया है, लेकिन मेरा
मानना ये है, या मैंने जिन सोर्स में इनको देखा है, तो इसका दूसरा आंसर सही होना चाहिए, ये थोड़ा डाउटफुल है ना, इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग दूसरा हो सकता है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि आंकड़े जो हैं कई जगह बहुत ज्यादा अलग अलग देखने को मिल रहे हैं यहाँ से संबंधित, है ना, तो इसलिए हम आयोग क्या इसका आंसर बताता है थोड़ा उसका इंतजार करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी के सहयोग से हुई थी, है ना। जो बच्चे एमपी पढ़े होंगे और जिन बच्चों के पास नोट्स होंगे, है ना, जो हमने यहाँ आपको एमपी पढ़ाया था, तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन इतने आसान हुए होंगे कि उन्होंने आंख बंद करके इनके जवाब दे दिए होंगे, है ना। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी, इसका जो आंसर है वह होगा ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक है। तो देखो, प्रतिशत की बात की है, जनसंख्या का प्रतिशत, न कि जनसंख्या के जनसंख्या पूछ रहा है वो, ना प्रतिशत की बात कर रहा है, तो प्रतिशत में भोपाल। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना 4 राज्यों की भागीदारी है, इसका आंसर सही है सरदार सरोवर परियोजना। मैंने जब नदियां पढ़ाई थी तब आपको स्पष्ट कहा था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 4 राज्यों की ये सम्मिलित परियोजना है, जिसमें राजस्थान को सिर्फ बिजली दी जाएगी, है ना। राजस्थान को सिर्फ बिजली मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, ये भी मैंने आपको बताया था। और इनके बीच में जो बंटवारा है जल का, वो भी मैंने आपको बताया था कि कितना बंटवारा है इन राज्यों के बीच में इस परियोजना का। चलिए, तो सरदार सरोवर परियोजना जो है इसका आंसर सही होगा। चलिए, तो ये 26 क्वेश्चन हुए अब तक। चलिए, है ना, तो बिल्कुल आप कमेंट करते रहिएगा, है ना, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, किसी का आंसर में आपको कोई भी दिक्कत हो, है ना। चलिए, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 की यदि हम बात करें, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है ना। तो यहाँ पर भी बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि ये पूरा आपको पढ़ाया गया था मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से, है ना, बंगाल की खाड़ी शाखा से, है ना। बहुत अच्छे से हमने इस टॉपिक को पढ़ा था, जब भी क्लास में पढ़ा था। चलिए, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से, चट्टानें आपको पढ़ाई थी, वहां पर पूरा बताया था। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1973 में, है ना। आप जब अपने नोट्स देखेंगे, जो मैंने आपके एमपी के नोट्स बनवाए थे, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि एमपी का कोई क्वेश्चन यहाँ अब तक तो कोई बाहर आपका गया है, सारे क्वेश्चन नोट्स में मौजूद हैं। चलिए, विंध्यन स्कार्प लैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, तो इसका जो आंसर है वह है अमरकंटक का पठार, है ना। अमरकंटक का पठार जो है इसका सही उत्तर है, यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, 31, ट्विटर के संस्थापक हैं, है ना, पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनके संस्थापकों की भी एक लिस्ट आपको बनवाई गई थी। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, है ना, उसके अलावा व्हाट्सअप हो गया, है ना, अ, जो एक्स है, जो टेस्ला है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हो गई, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, है ना, जिनके संस्थापक, सीईओ के विषय में आपको पूरा बताया गया था। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा जैक डॉर्सी। चलिए, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन था, ज्यादा बच्चों को यहाँ ज्यादातर बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन इसका जो आंसर सही है, बिल्कुल जो सही है, वह है द ट्यूरिंग टेस्ट, है ना, बिल्कुल इसका आंसर जो है द ट्यूरिंग टेस्ट सही है। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या हैं, पीपीपीटी, ठीक है, सॉरी, इसका जो आंसर सही है वह है लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, है ना, पीपीटीआर, ठीक है, पीपीटीआर, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, ई गवर्नेंस के जो है ये 4 स्तंभ हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जिन बच्चों ने ई गवर्नेंस पढ़ा है पूरा, उनको तो कोई दिक्कत यहाँ रही नहीं होगी।
चलिए, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब हम पेपर का एनालिसिस भी कर रहे हैं कि पेपर का क्या लेवल है। तो अभी तक के जो क्वेश्चन दिखे हैं उन क्वेश्चंस को देखकर अभी तक तो ऐसा नहीं लगता कि पेपर जो है वो टफ है ना। ऐसा लग रहा है कि हाँ, पेपर में मतलब ना आप ज्यादा टफ इसको बोल सकते हो और न ज्यादा इसको सरल बोल सकते हो, है ना। आप इसको ट्रिकी बोल सकते हो कि एक अच्छा खासा मिक्सचर है क्वेश्चंस का। लेकिन बढ़ते हैं आगे, अभी आगे और क्वेश्चन हमें मिलेंगे और क्वेश्चन दिखेंगे, देखते हैं उनका क्या लेवल है, किस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, उन पेशेवरों और व्यवसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं। तो देखो भैया, फेसबुक पे तो फ्रेंड्स बनते हैं, है ना। फेसबुक पे नए नए फ्रेंड्स आपको मिलेंगे। माई स्पेस जनरली विज्ञापनों के लिए होता है। ट्विटर पर भी हम हमारी मन की बातों को रखते हैं, जो भी हमारे मन में है उनको ट्वीट करते हैं, शेयर करते हैं, है ना। फोटोज वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं। लिंक्डइन का आपने नाम यदि सुना हो, है ना, तो इसमें जनरली जो पेशेवर लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो जुड़ते हैं आपस में, एक दूसरे को, जैसे किसी को कोई जॉब चाहिए हो, किसी को कोई बंदे हायर करना हो, है ना, तो यहाँ से वो लोगों से अपने सीवी वगैरह लेता है। मतलब एक प्रकार से ये पेशेवर लोगों के काम आने वाला सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा डी। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं ना, ऑप्शन में ही उत्तर छुपा हुआ है। क्या नेटवर्क डिजाइन इसकी शाखा है? क्या साइबर फॉरेंसिक्स इसकी शाखा है? क्या फुल स्टैक डेवलपर इसकी शाखा है? क्या मशीन लर्निंग? देखो, अब आप यहीं से भी दिमाग लगा सकते थे, है ना। जिन बच्चों ने सही किया उनके लिए तो अच्छा है, जिनका गलत हो गया हो तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि इसका आंसर डी होगा सही। और थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाना, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है वो, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि वो खुद से निर्णय लेता है। मशीनें खुद से निर्णय नहीं लेती, आप सब ये जानते हो। कंप्यूटर में हम कमांड देते हैं, कंप्यूटर फिर काम करता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, एक ऐसी तकनीक है ना, जो खुद से निर्णय लेती है, जो खुद से भी काम करती है ना। और मशीन लर्निंग इसकी एक ऐसी ही शाखा है ना, जहां पर स्वतः मतलब कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिनके निर्देश हम उनको नहीं देते, मशीन खुद मतलब चीजों को सीखती है, मशीन लर्निंग, है ना। तो आप इस शब्द को पढ़कर ही इसका उत्तर सही कर सकते थे, जिन बच्चों ने किया बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है? मतलब 3 W और 1 C, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसका जो आंसर है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, MPEG का अर्थ है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये किया है उनका ये आंसर जो है वो सही है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग होता है, तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो कर्नल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है फिशिंग, है ना। फिशिंग भी आपको क्लास में पढ़ाया था। फिशिंग जो है ये क्या है? तो हमला है ना, जिसमें मतलब आपकी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं, जो क्रेडेंशियल है, उनकी चोरी की जाती है। आपको उलझा कर, एक व्हाट्सएप पर चलता भी है ना कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो अब 249 रुपए का रिचार्ज सभी को फ्री दे रहे हैं, है ना। और जब आप उसमें अपनी जानकारी डालते हो सारी, फिर कहा जाता है कि भाई इस मैसेज को 10 और ग्रुप में शेयर कीजिए तो आपका रिचार्ज हो जाएगा। या मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है तो वो सबको गिफ्ट बांट रहा है, तो इसमें अपनी जानकारी भरे। और लोग उलझते भी, व्हाट्सएप पर मैसेज करते, ग्रुप में मैसेज करते हैं। ये भी उसी का पार्ट है फिशिंग का, है ना। आप पढ़ो यहाँ पर पूरा कि एक हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है, जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कहता है ना। तो ऐसे मैसेज में आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरते हो ना, नाम, पता, मोबाइल नंबर, है ना, ये सारी चीजें। तो ये फिशिंग का पार्ट है। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कुरेंटली क्या है? ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इसको सर्च इंजन बता रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ सोर्स इसको सोशल नेटवर्किंग साइट या ब्लॉग भी बता रहे हैं। तो मैं तो अभी इस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं करूंगा। हम देखते हैं आयोग इसको क्या सही मानता है ना, कुरेंटली के लिए। चलिए, तो ये 40 क्वेश्चन हमारे सही हुए।
चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है, आप बिल्कुल रिलैक्स होइएगा। अगर किसी के नंबर कम आ रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि सर आप जो आंसर सही बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो हमारे बहुत सारे गलत हो गए हैं, तो देखो स्टूडेंट घबराइएगा बिल्कुल नहीं, है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है ना। आप पहले पूरा पेपर मिलान कीजिए, उसके बाद नंबर जोड़िए, फिर हम कट ऑफ पर बात करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति भी आपको बताएंगे अब क्या करना है ना, टेंशन नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? वॉशिंगटन डीसी में हुआ था 2008 में, है ना। मैंने बहुत सारे बच्चों को कहा भी था कि G20 से क्वेश्चन आएगा, है ना, G20 G8 इनसे क्वेश्चन आएगा, तो देखो क्वेश्चन आया है यहाँ से। वैधानिक तरलता अनुपात SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था? तो ये 25% सही है स्टूडेंट, है ना। इसको 25% मतलब पहले मिनिमम थी, है ना, 2007 में जो है इसको संशोधित किया था। ठीक है, 2007 में इसको संशोधित किया था, जो न्यूनतम 25% थी उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का, है ना, जो एक्सटर्नल डेबिट है उनका अनुपात क्या था, है ना, तो 18.61 था, है ना। यहाँ ऑप्शन में 18.6 है, मतलब ये आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, 18.6। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? ये एक थोड़ा अलग ही टाइप का क्वेश्चन है ना। इसके लिए मैंने कहा था ना कि एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, है ना, जिनको पढ़कर ऐसा लगेगा ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, इसका तो कहीं सोर्स भी नहीं नहीं मिला, इसका सोर्स पीएससी के पास ही है ना। तो ये भी थोड़ा डाउट वाला है, आ जाने दो पीएससी का जो है वो, है ना। बाकी बहुत सारे सोर्स है, वो 2% इसका बता रहे हैं कि 2% इसका सही है ना, लेकिन फिर भी सोर्स मतलब पीएससी क्या मानता है ना, उस पर थोड़ा हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति, है ना, एग्री GIS परियोजना किस लिए है? किसानों को स्मार्टफोन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु, है ना, उपग्रह उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए, अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए, या पूरे राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए। इसका आंसर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 46, समग्र शिक्षा अभियान की निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? तो इसका आंसर सी सही होगा, है ना। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आपको अभी समझाना नहीं है चीजें, आपको अभी आपके क्वेश्चन का सही उत्तर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर 2011-12 की कीमतों पर तुलना करने पर हम क्या पाते हैं? तो हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है ना, और ये तो सबको ही पता होगा, है ना, कि भाई कम है। चलिए तो अधिक हो नहीं सकती, बराबर नहीं है, ठीक है, तो बी इसका सही है। ठीक है, तो ये हमारे 47 क्वेश्चन तक हमने देखे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 48 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। जो बच्चे करंट से अपडेट रहते हैं उन लोगों को यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ऐसा मेरा मानना है। देखो करंट अफेयर का बहुत अच्छा वेटेज है इस बार पेपर में। चलिए जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो इसका जो आंसर सही है स्टूडेंट वह है बालाघाट। अब ये वाला जो 49 क्वेश्चन था, ये तो बस दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, हल्का सा दिमाग लगाओ और उत्तर पाओ। दिमाग कैसे लगाना? जैसे आप सब जानते हैं कि चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर में मिलती हैं, तो इसका आंसर सही होगा, है ना। आप ऐसे आसानी से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। इसका सही होगा अशोकनगर। ठीक है, मतलब पहले का तीसरा सही है, मतलब पहले का तीसरा सही है। और अब इसमें एक ही ऐसा चारों में से एक क्रम है
जिसमें पहले का तीसरा सही हो रहा, मतलब बाकी मिलाओ ही मत, आप आसानी से उत्तर पर पहुंच रहे हो, है ना। चंदेरी साड़ी अशोकनगर, बस इसी से आपको उत्तर मिल रहा है ना। बाकी और ऑप्शन यही है, आप उनसे भी उत्तर तक पहुंच सकते थे, लेकिन बस अशोकनगर चंदेरी साड़ी जिसको पता है पहले का तीसरा, तो यहाँ ये जो क्रम है इसमें पहले का तीसरा सिर्फ बी में ही है, तो आसानी से उत्तर तक यहाँ पहुंचा जा सकता था, ठीक ना। तो यहाँ भी कोई दिक्कत आई नहीं होगी। नीति आयोग की जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2022 है के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शनों की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है ना। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में है? ये देवास में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है ना। तो देखो घाटी गांव इंदौर में नहीं है, ये बच्चा बच्चा जानता है पीएससी की तैयारी करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? यहाँ कुटगरिया इसका ऑप्शन सही बता रहे हैं, या बहुत सारे का मानना है कि ये सही है, लेकिन थोड़ा ये डाउटफुल है ना। मैं जैसे ही मुझे इसका आंसर सही मिलेगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मुझे भी एक दो ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए, शंकर राव पंडित का संबंध किस विद्या से था? है ना, ग्वालियर घराने के थी, गायक थे जनरली, तो ख्याल गायकी से इसका इनका जो है वो संबंध था, ठीक है। तो ये 51 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हुए, सॉरी 54 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 55 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। जो राजाओं के जो क्षेत्र थे जहां पर उन्होंने क्रांति में हिस्सा लिया था स्वतंत्रता के इसमें, तो वो आपको बताने थे। राजा मर्दन सिंह शाहगढ़ पहले का तीसरा, सॉरी राजा मर्दन सिंह जो है ना, आप इस तरीके से आसानी से बोल सकते थे कि राजा मर्दन सिंह भानपुर, है ना। राजा बखत बली शाहगढ़, है ना, ये कई बार पढ़ाया है। मुराद अली, है ना, महू, और राजा दौलत सिंह नेमावर, है ना। तो इसका जो आंसर सही है वो ए सही है। नर्मदा नदी का साहित्य संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है, इसका जो साहित्यिक संदर्भ मतलब इसके बारे में अग्नि पुराण में उल्लेख मिलता है। किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को वाराह मिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है? काइथा, है ना। कई बार आपको क्लास में बताया है, कई बार आपको क्लास में पढ़ाया है कि काइथा जो है वो वारामिहिर की जन्मभूमि थी। देखो आज क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट है, कुमार गुप्त और बंधु वर्मन के दशपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा गलत है? तो देखो स्टूडेंट, ये आपको बिल्कुल क्लास में करवाया गया था, है ना। जिन बच्चों ने एमपी पढ़ा है मुझसे उनके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि इस अभिलेख की रचना भवभूति ने नहीं वत्स भट्टी ने की थी। नोट्स में क्लियर लिखा है कि दसपुर अभिलेख जो था उसको उत्कीर्ण जो है वो करवाया था वत्स भट्टी ने करवाया था। इसकी रचना वत्स भट्टी ने करवाई थी, न कि भवभूति ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गलत होगा। कोहबर क्या है? वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र, है ना, ये भी क्लास में पढ़ा है। यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचिता कौन है? तो ये वासुल कवि इसका 100% सही उत्तर होगा, जो कि कक के बेटे थे, है ना। कक के बेटे थे ये वासुल कवि, है ना, जो सौंदनी अभिलेख के रचिता थे। तो इसका उत्तर जो है वासुल कवि सही होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो वासुल कवि इसका सही उत्तर है। कक के पुत्र थे ये वासुल कवि, है ना। कक पुत्र वासुल ने रचना की थी किसकी? सौंदनी अभिलेख की। चले नेक्स्ट, 60 क्वेश्चन हो गए। चलिए 61वें क्वेश्चन से बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? बड़ा शानदार क्वेश्चन आया था ये, बहुत अच्छे से उसने घुमाकर पूछा, है ना। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप सबने इसका तो आंसर सही लगाया ही होगा, है ना। तो कैलाश नाथ मंदिर नहीं, यहाँ पर कैलाश मंदिर की बात की गई है ना। तो कैलाश मंदिर जो है कहाँ है स्टूडेंट? चलिए, मैंने इसका जो है ऑप्शन इसीलिए नहीं लगाया कि मैं आपसे पूछूंगा इसका उत्तर, कि आप मुझे बताओ कि कैलाश मंदिर जो है वो कहाँ है। अजंता की गुफाओं में,
एलोरा की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में, या कन्हेरी की गुफाओं में? कौन सा सही होगा? क्या लगाया है आपने? चलिए, तो जो भी लगाया हो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। इसका जो आंसर है वह सही होगा बी, एलोरा की गुफाओं में। चलिए, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? कई बार आपको पढ़ाया गया कि जो अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, मतलब पृथक घोषित किया गया है। दो पुत्रियां पृथक ही है ना, तो दो पुत्रियां मतलब पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है अथर्ववेद। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? गायत्री मंत्र मंत्र है ना, ये भी डिस्कशन किया था हमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऋग्वेद, है ना, ये भी पढ़ाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर, अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? अंतरंग साधना। तो देखो, जब मैंने आपको अष्टांग योग पढ़ाया था, उस अष्टांग योग में जो आखिरी के जो तीन थे, है ना, अष्टांग योग में जो आखिरी के तीन थे वो अंतरंग साधना थी, और आखिरी के तीन में धारणा आता है, तो धारणा जो है वो सही होगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमने जो पढ़ा है ना उसी में से इस क्वेश्चन को पूछा था। मतलब एग्जामिनर ने क्या किया, बच्चों के दिमाग को टेस्ट किया, और मैंने जब पढ़ाया था मैंने कहा भी था कि एग्जामिनर जो है ना वो आपके दिमाग से खेलेगा, है ना। आपको चीजों को समझना है ना। आप जितना अच्छे से चीजों को समझोगे ना उतना अच्छे से आप उत्तर दे पाओगे। और मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था, है ना, मैंने आपको कहा भी था कि आप इन्हें अच्छे से समझिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो प्रश्न कुछ घुमा फिरा कर पूछ सकता है। तो देखो, इस प्रश्न को उसने कितना अच्छे से घुमा फिरा कर अष्टांग योग के विषय में पढ़ा, मतलब अंतरंग, है ना। तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों अंतरंग साधना है ना। धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों अंतरंग है। तो धारणा, ध्यान, समाधि, न तो ध्यान इसमें है ना समाधि इसमें, मतलब धारणा इसका सही होगा। जबकि प्रत्याहार, नियम, प्राणायाम, नियम, ये अंतरंग में नहीं आते, है ना, ये अंतरंग में नहीं आते। मैंने आपको सबको जो क्लास में पढ़ाया था ना, तो इन सबको मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, है ना, कि प्रत्याहार क्या है, नियम क्या है, प्राणायाम क्या है, सब आपको बताया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। तो देखो, अभी जो नए टॉपिक जुड़े हैं ना, उन नए टॉपिक के क्वेश्चन ये हो गए, जो तीन चार क्वेश्चन अभी हमको देखने को मिले ना, तो ये नए टॉपिक से क्वेश्चन हो गए। अब बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों के ये प्रश्न थे कि सर क्या हम जो पढ़ रहे हैं ये सफिशिएंट है? जब मैं आपको यूनिट 1 के नए टॉपिक पढ़ा रहा था तो बहुत सारे बच्चे कॉल करते थे, मैसेज करते थे और कहते थे कि सर आप जो पढ़ा रहे हो क्या ये सफिशिएंट है? और हमने तो बहुत डिटेल में नोट्स देखे, हमने तो बहुत डिटेल देखी। और मैं तब भी बच्चों को कहता था कि क्वेश्चन सामान्य ही होंगे, आप इतना डिटेल में जाकर चीजों को मत पढ़ो, है ना। और आप आज देख लो कितने सामान्य क्वेश्चन ही उसने पूछे हैं, है ना। यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन मुझे बता दो इन इस नए टॉपिक में से जिसके लिए आपको कोई विशिष्ट ज्ञान चाहिए था, है ना। मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चन थे ना, जो एक सामान्य व्यक्ति का जो ज्ञान होता है उसके पर आधारित ही क्वेश्चन थे ना। तो देखो, मैंने कहा भी था और वो बात ही सही हुई। तो जिन बच्चों ने इस टॉपिक को अच्छे से किया होगा उन्होंने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस जरूर किया होगा। जो उलझा रहा होगा नोट्स के चक्कर में, है ना, कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, है ना, तो उसने हो सकता है कि कुछ गड़बड़ करी हो। चलिए, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? ऑप्शन बी इसका सही है, असहयोग आंदोलन। के एम पणिकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? है ना। तो जो डिप्लोमेट कहा है आधुनिक भारत का सर्वप्रथम, तो इसमें भी थोड़ा डाउट है, तो इसके आंसर को भी मैं कंफर्म करके आपको पहुंचाऊंगा, है ना। जिनके आंसर थोड़ा मुझे भी कंफर्म नहीं थे तो वो मैंने थोड़े छोड़ दिए हैं, डाउट में उनको डाला है। बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का क्या नाम है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका सही है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? न्याय, है ना। दो प्रकार के न्याय विभाग होते थे जिसमें एक प्रतिष्ठा होता था। तो ये 70 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के आंसर में तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा, है ना।
कोई भी अगर आपको ऐसा लगे ना कि सर इसका आंसर आपने ये बताया, इसका आंसर ये नहीं हो सकता या हमने ये पढ़ा है, तो आप जरूर बताइएगा। अगर कुछ करेक्शन होगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इस पेपर को जैसे ही देखा है ना, तो देखते ही हमने जो है इसको सॉल्व किया, है ना। तो जो जो हमें सही लगा वो हमने इसमें लगाया है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको डाउटफुल लगे तो हम उनको भी क्लियर करेंगे। चलिए, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है ना। तो थोड़ा इसका भी मैं आंसर आपको बताऊंगा, है ना, लेकिन कुछ कुछ सोर्स इसके कोल बता रहे हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? ये अहिल्या सम्मान, ये कई बार पढ़ाया है। चलिए, भारतीय साहित्य में जनजाति जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं अ, पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो वीर मतलब लेखन के लिए दिया जाता है रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम से चल रही है? बिरसा मुंडा, है ना। ये भी जो योजनाएं आपने पढ़ी थी उनमें अच्छे से लिखा हुआ था। चलिए, नेक्स्ट है जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष है। देखो, ये वन्या कब से ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आखिर में आज परीक्षा में आ ही गई। तो वन्या का जो प्रकाशन है ना, वो उसका स्थापना वर्ष है 1980। ये कब से बच्चों को पढ़ा रहे थे, आज परीक्षा में आ गई। चलिए, नेक्स्ट है महानायक टंटिया मामा किस जनजाति से संबंधित है? तो देखो, मामा शब्द सुनकर ही समझ में आ रहा है कि भील जनजाति के लोगों को मामा कहते हैं। आपको मैंने क्लास में पढ़ाया भी था, क्यों कहते हैं मामा वो भी बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर भील सही होगा। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई किस जनजाति से संबंधित थे? भील से थे। भील ऑप्शन में नहीं है, लेकिन भील की उपजाति है भिलाला, जो यहाँ ऑप्शन में है, तो हम इसका आंसर लगाएंगे भिलाला। नेक्स्ट, भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? रीवा व सतना। स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। और मंडावरा त्योहार द्वारा मनाया जाता है भारिया जनजाति द्वारा, ये मंडावरा त्योहार जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। चलिए, फटाफट हम 20 और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81, 81। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की गई? है ना, मतलब जो अ, नीति निर्देशक तत्व हैं उन पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक, मतलब जो भी बच्चा पॉलिटी पढ़ता है तो वो इसको तो जरूर पढ़ता ही है ना। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोयराजन, है ना। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती केस, मिनरवा मिल्स। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो अक्सर घूम फिर कर आते ही रहते हैं। 82 का ए सही होगा, है ना, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों में अगर मतभेद होता है ना, तो निर्णय विधि आयोग नहीं करता है, उनके बीच में निर्णय होता है मत के द्वारा, है ना। वो देखते हैं कि भाई किस मुद्दे पर कितने ज्यादा जो पैनल है पूरा चुनाव आयोग का, कि वो सहमत है ना। तो ये आंसर जो है इसका सही होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। 83 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 83, संविधान में संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता कब होती है? तो यहाँ पर लिखा है कि यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 क में कोई परिवर्तन करना चाहता हो, तो 83 का डी जो है वो सही होगा। 84 की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ है? तो स्टूडेंट, इसका उत्तर भोपाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महा अधिवक्ता का कर्तव्य है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के परामर्श तक, मतलब सॉरी, प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे, ये गलत है, मतलब केवल एक इसका सही होगा। पंचायत जो है वो कौन सी सूची में है? 11वीं सूची में, है ना। पंचायत वेब सीरीज वैसे बहुत सुर्खियों में भी है ना। तो आप सबको यहाँ भी दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि जब भी कोई भी पंचायत पढ़ाता है, पंचायतों के बारे में पढ़ाता है, सीधा यही बोलता है कि 11वीं अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची इसका सही है। ये भी आपने सही किया ही होगा। देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब आप पेपर को टफ नहीं बोल सकते हो। अगर आपने प्रिपरेशन की है तो पेपर टफ कहाँ है ना। आप खुद देखें कहाँ है पेपर टफ, है ना, नहीं है पेपर टफ ज्यादा।
आपसे नहीं बने वो चीज एक अलग हो जाएगी, परंतु पेपर उतना बेकार, उतना खराब नहीं है ना, जैसा 2020-21 के बच्चों को मिला था, है ना। कभी उनसे पूछिएगा कि कैसा पेपर था, है ना, उसके मुकाबले तो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया पेपर है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी, मतलब कि अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। इसका आंसर ये सही होगा। के एम मुंशी कौन सी समिति से संबंधित थे, है ना, संविधान सभा में? तो संविधान प्रारूप समिति। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते थे? देखो, संघ मंत्रिमंडल, जिसमें प्रधानमंत्री भी आता है ना, अकेले प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, मंत्रिमंडल, संघ का मंत्रिमंडल। मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है डाउन सिंड्रोम। अगर कोई ल्यूसेंट वगैरह भी पढ़कर गया होगा तो उसने भी इसको सही कर दिया होगा, क्योंकि अच्छे से उसमें दिया गया है ना। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो लूसेंट के ही हैं। चलिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले समन्वित कार्रवाई की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता? तो देखो, स्वास्थ्य सुधार के लिए, अब अन्नपूर्णा योजना थोड़ा अलग ही लग रहा है, मतलब यहाँ स्वास्थ्य सुधार में प्राथमिकता और अन्नपूर्णा योजना तो भैया एक अलग ही है ना। तो आप इस तरीके से भी अपने उत्तर तक पहुंच सकते थे, है ना। इसका आंसर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट है 93। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है? खेसारी दाल, है ना, खेसारी लाल नहीं, खेसारी दाल, है ना। खेसारी दाल जो है उससे ये रोग होता है, मस्तिष्क से संबंधित रोग है। और एक अच्छी बात बताऊं, ये पीएससी ने पहले भी प्रश्न पूछा था, है ना। ये पुराना ही प्रश्न है जो पीएससी ने रिपीट किया है। पीएससी पहले ये प्रश्न पूछ चुका है। चलिए, जिन बच्चों ने ओल्ड पेपर लगाए होंगे उनको कोई दिक्कत आई ही नहीं होगी इस प्रश्न को बनाने में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 से 100 की ओर। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं ताकि क्लास लंबी ना हो, है ना। आप ये मत सोचिएगा कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में भाग रहा हूं क्योंकि फटाफट हम इस सेशन को करें और आपके लिए कट ऑफ का हम लेकर आए। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? 1974। बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ाया था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, एसडीजी 2 और एसडीजी 9 क्रमशः दर्शाते हैं। तो ये इनके क्रम है कि भाई एसडीजी 1 में तो कोई गरीबी नहीं, कोई भूखमरी नहीं, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा 95 का जो है वो ए सही है। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लेजलेट्स के द्वारा किया जाता है? इसका अपघटक सही होगा, सी इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। ओजोन परत की मोटाई, बच्चों वाला क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई, है ना, क्योंकि सब पढ़ते हैं। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है 7। मंगल ग्रह के लिए, है ना, एक मूवी भी बनी है भैया, यहाँ तो दिक्कत आई नहीं होगी। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतरग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? 2013। घुमा दिया प्रश्न को, बच्चे भी बहुत सारे कंफ्यूज हो गए। सीधा नाम देकर पूछता, बहुत सारे बच्चे बता देते। चलिए, और आखिरी क्वेश्चन 100वां। 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? और इसका जो आंसर है वो डी सही है, PSLV C-37, डी इसका सही है। तो ये भी मतलब पढ़ा हुआ है। जब विज्ञान वाली यूनिट पढ़ी थी तो उसमें ये भी पढ़ा था। मतलब मैं तो यूं कहूंगा कि पेपर में कुछ 10 क्वेश्चन को हटा दो तो 90 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैंने ही क्लास में बच्चों को पढ़ाए थे। मतलब मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पर पढ़ाए थे, लेकिन जो हमारी क्लासेस होती हैं तो उन क्लासेस में मतलब बच्चों को कहीं ना कहीं तो नोट्स में सीधे लिखवाए ही थे, है ना। सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे हैं, सीधे के सीधे। और मैं तो ये कहूंगा पेपर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सरल है पेपर, कोई टफ नहीं है। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो ल्यूसेंट वाले क्वेश्चन है ना, जो सीधे सीधे ल्यूसेंट में लिखे हैं वही क्वेश्चन पूछ लिए हैं। कुछ 2 5 10 क्वेश्चन ट्रिकी हैं, 2 5 10 क्वेश्चन थोड़े नए हैं। और हर बार की तरह
2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके उत्तर पीएससी देगा, तभी हमें पता चलेगा कि भाई इसका आंसर क्या है, क्योंकि उसका सोर्स उसी के पास है। ठीक है, हर बार रहता ही ऐसा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2-3 क्वेश्चन तो पीएससी के ऐसे रहते ही हैं जिनके उत्तर पीएससी को ही पता होंगे और उसी को पता होते हैं। ठीक है, तो पेपर अच्छा था। अब आप अपने नंबर जोड़कर, है ना, बताइएगा कि कितने आपके हो रहे हैं नंबर। 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाउटफुल हैं तो हम उनको प्लस माइनस कर लेंगे, लेकिन आप जो है अपने नंबर जोड़कर बताइएगा कि 100 में से कितने नंबर जो है आपके हो रहे हैं, तो ताकि हम एक अंदाज लगा पाए और फिर शाम को हम आपके लिए कट ऑफ क्या रह सकता है इस साल, वो भी क्लास लेकर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ऑल द बेस्ट, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आप जरूर सफल होंगे।